हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस सेशन डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक दैट इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, दैट इज इम्यूनोलॉजिकल्स। इम्यूनोलॉजिकल्स एजेंट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं इन दिस सेशन। बहुत ही ज़्यादा हम लोग डेप्थ में और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो इम्यूनोलॉजिकल एक ऐसे एजेंट हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, अल्टर करते हैं, इम्प्रूवमेंट बेसिकली इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे वैक्सीन्स हो गए, सेराज हो गए, एंटीटॉक्सिन्स हो गए, ठीक है, ये सारी टॉक्सवाइड्स हो गए, ये सब कुछ। तो इस सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो देख लीजिए आप लोग किस किस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैक्सीन्स होती क्या है उनके बारे में। आप सभी लोग अभी जब कोविड-19 का समय चल रहा है तो आप सभी ने वैक्सीन्स लगवाई होगी। तो वैक्सीन्स कैसे डेवलप हुई, उसमें डलते हैं क्या क्या, बनते हैं क्या क्या, ईच एंड एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू कवर। व्हाट इज गोइंग टू बी द बैक्टीरियल वैक्सीन्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स, व्हाट इज गोइंग टू बी वायरल वैक्सीन्स, व्हाट इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, okay, what is activated or killed vaccines, each and every aspect. I mean sera and anti-sera, antitoxins, toxoids, and important terminology means what is going to be the cool temperature, what is going to be the cold temperature, what is going to be the different storage condition for different vaccines. This is going to be very important because there is a particular temperature or relative humidity that is going to be required for the stability, for the effectiveness of a vaccine. That's why the storage is going to be a very important parameter. So each and every aspect of vaccine we are going to cover in this session. Okay, starting from this active versus passive immunity. पहले इसको समझते हैं थोड़ा सा बारीकी से। एक्टिव किसे कहते हैं, पैसिव किसे कहते हैं। कहीं पर बड़ा कन्फ्यूजन है कि वैक्सीन से जो होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी है, कहीं पर लिखा हुआ पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो बड़ा लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज गोइंग टू बी देयर। बट जो भी मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, दैट इज़ सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड WHO वेबसाइट से, और बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबें जैसे KD त्रिपाठी वगैरह, इन सब से मैंने कवर किया हुआ चीज़ें। सो मल्टीपल सोर्सेज हैव इन्वॉल्व फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस सेशन। ये जो आपको सेशन 1 घंटे 45 मिनट का जो भी सेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर सेशन। एवरी एस्पेक्ट वी आर गोइंग टू कवर। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इन्होंने बात की कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी टू अ डिसीज इज अचीव्ड थ्रू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। देखिए, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी होती है। एंटीजन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एंटीजन कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, एंटीजन कोई वायरस भी हो सकता है, एंटीजन कोई डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकता है। मीन्स एक ऐसा कंपोनेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अ डिसीज, ठीक है, अनहेल्दी बना रहा है आपको, दैट इज गोइंग टू बी एंटीजन, ठीक है। वैक्सीन्स नॉर्मली कैसे काम करती है थोड़ा सा वो समझ लीजिए। जनरल की बात कर रहा हूँ, सबके वैक्सीन्स के काम करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जनरल ट्रेंड क्या है कि हमारी बॉडी का ओन नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे जुकाम का एग्जांपल लीजिए। जुकाम में क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी में, जैसे हम कहीं धूल धक्कड़ वाले इलाके में चले गए, पॉल्यूशन वाले इलाके में चले गए, ठीक है, ठंड लग गई हमें, तो हमारी बॉडी के ऊपर एक अटैक सा होता है। तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो उसको पहचानता है कि नहीं, हमारे बॉडी पे कुछ अटैक हुआ है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो उसको प्रतिरक्षा तंत्र है, उसे ठीक करने की, अपने आप लड़ने की कोशिश करता है। ये खूबसूरती है, गॉड गिफ्टेड है। सोचिए, कोई भी बीमारी जब होती है तो बॉडी खुद उससे लड़ने की कोशिश करती है, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। तो उसके रिस्पॉन्स में क्या करती है, जैसे जुकाम हुआ, डस्ट पार्टिकल चले गए आपके, बहुत ज़्यादा अपने धूल वगैरह वाले पोल्यूशन वाले एरिया में चले गए, आपको जुकाम हुआ, तो सिक्रीशंस के थ्रू सारी चीज़ें बाहर होने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम लोग कहते हैं अरे जुकाम हो गया, जुकाम हो गया। जुकाम एक लिमिट तक अच्छी बात है, बहुत एक्सेस ठीक नहीं है। एक लिमिट तक अच्छी बात है क्योंकि आपकी बॉडी जो है एक्टिवेट हो चुकी है। इसीलिए बाप दादा हम लोग बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि भैया जुकाम में दवा मत खाओ। अभी भी कहते हैं कि जुकाम में दवा मत खाओ, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं 3 दिन तक ऐसे कंटिन्यू चलेगा। इट मीन्स कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसको सप्रेस मत करो, काम करने दो। लेकिन ज़्यादा करे तब लोग मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं। वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं? वैक्सीन्स आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने की बात करती हैं, ठीक है। ऑलरेडी देखो, जैसे होता क्या है कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ हमारी बॉडी में, वैक्सीन्स क्या करती हैं, वैक्सीन्स भी सेम, देखो अलग अलग वैक्सीन्स अलग अलग डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हो सकती है। एक ही वैक्सीन हर डिसीज़ के ट्रीटमेंट में नहीं होती। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हर वैक्सीन जैसे बॉडी में दी जाती है, खुद की एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है।
ठीक है, क्योंकि एक रीजन होता है एपिटोप, एपिटोप एक रीजन होता है जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई करती हैं। ठीक है, एपिटोप एक रीजन है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज पर्टिकुलरली इसको आइडेंटिफाई कर रही हैं और उसी तरीके की जो है एंटीबॉडीज बन रही हैं। तो केवल एक तरीके की वैक्सीन लगाने से सब बीमारियों का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सबके अपनी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है। तो एंटीजन डिसीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज वहीं आपकी बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र में। तो बॉडी में जैसे ही कोई इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी तैयार करती है अपने को, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी सेल्फ जनरेशन करने की कोशिश करती हैं। कभी कभी हम कुछ एजेंट बाहर से लेते हैं, वो एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, कभी कभी आपकी बॉडीज खुद एंटीबॉडी तैयार करने लगती हैं अपने आप को रक्षा करने के लिए, प्रतिरक्षा करने के लिए। ठीक है, ये बात समझने की बात है। तो इम्यूनिटी टू अ डिसीज अचीव थ्रू अ प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज जनरल सेंस में देखा जाए तो आपके बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र की तरह काम करती हैं, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। द डिसीज इन अ पर्सन सिस्टम, जबकि एंटीजन बीमारी कारक करने वाला एजेंट है, बीमारी कॉज करने वाला एजेंट है। चलिए, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स। कभी पूछ दे सवाल कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, तो जनरली दीज आर प्रोटीन्स produced by the body to neutralize or destroy the toxins or disease carrying organisms. Whatever the attack of antigen has been done on your body, definitely they are going to eliminate with the help of antibodies. Antibodies are disease specific, like as COVID-19 vaccine you cannot use for other diseases, it is specific to the COVID-19. Okay, measles antibody will protect a person who is exposed to measles disease but will have no effect or she is exposed to the mumps. It is not responsible for mumps. It is only going to help in measles. So this point you need to understand that antibody is going to be specific. Why specific? Just because of this epitope region. Okay, that is antigenic region that is having epitope. Epitope की वजह से आइडेंटिफाई कर रहा है पर्टिकुलर। चलिए, ठीक है, अब आते हैं जरा एक्टिव इम्यूनिटी वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी। बहुत सारे बच्चे, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बच्चों के ऐप में भी देखता रहता हूँ, यूट्यूब पर भी देखता रहता हूँ, तो मुझे पता लगा कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बच्चों को लेके। तो मैंने सोचा इसका जो सबसे स्टैंडर्ड जवाब है वो हम लोग जो है CDC से देख लेते हैं, सेंटर फॉर डिसीज यू कैन से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यू कैन से CDC, दैट इज गोइंग टू बी द यू कैन से ऑथेंटिक सोर्स फॉर यूएस गवर्नमेंट। ओके, जब कोविड आई थी तो बहुत सारी जानकारी WHO ने दी, CDC ने दी, ये सारी चीज़ें। अब देखिए ध्यान से, एक एक बाई लाइन, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये जो लाइन लिखे हुए ना, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत प्रिसाइज लेके आया हूँ चीज़ें। एक्टिव इम्यूनिटी रिजल्ट्स व्हेन एक्सपोजर टू अ डिसीज ऑर्गेनिज्म ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। सिंपल सिस्टम है, जैसे एंटीजन का अटैक हुआ आपकी बॉडी ट्रिगर होगी कि भैया एंटीबॉडी बनाओ, अटैक हुआ है बॉडी पे टू दैट पर्टिकुलर डिसीज। बट एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इंड्यूस्ड। तो जो कंफ्यूजन है कि वैक्सीन वाली एक्टिव है कि पैसिव है, थोड़ा यहाँ समझो, वैक्सीन से भी एक्टिव इम्यूनिटी होती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज नेचुरली ऑल्सो पॉसिबल, इट इज वैक्सीन इंड्यूस्ड ऑल्सो। नेचुरली कोई अटैक हुआ, आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है, नेचुरल प्रोसेस है। वैक्सीन आपने दी तो वैक्सीन जैसे बाहर, देखो होता क्या है कि बाहर से या तो कोई नेचुरल अटैक एंटीजन का हुआ है और आपकी बॉडी नेचुरली इटसेल्फ इट इज मेकिंग एंटीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी। या फिर आपने बाहर से एंटीजन को दिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन गई, तो भी वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ गई। अब देखिए नेचुरल इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड फ्रॉम एक्सपोजर टू द डिसीज ऑर्गेनिज्म थ्रू इन्फेक्शन विद द एक्चुअल डिसीज की वजह से। बात समझ में आई, थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, हो इसी रिस्पॉन्स में रहा है कि एंटीजन का अटैक हो रहा है, ठीक है, और आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है। लेकिन बॉडी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, लेकिन जो एंटीजन आ रहा है कभी कभी नेचुरली डिसीज की वजह से आ रहा है आपके, कि आपकी बीमारी हो गई तो एंटीजन आ गया, या फिर आप कोई वैक्सीन में भी एंटीजन ही होते हैं, ठीक है, जैसे कोविड-19 की वैक्सीन, तो उसमें भी कोविड जो SARS-CoV-2 वायरस है वही होते हैं, या तो वो इतने कमज़ोर वीकेंड फॉर्म में होते हैं, लाइव होते हैं, इतने कमज़ोर फॉर्म में बना दिए जाते हैं कि वो डिसीज़ नहीं कॉज कर पाते, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं कि नहीं भैया कोविड-19 का अटैक हुआ। इसीलिए आप देखते हो कि बुखार भी आपको आता होगा वैक्सीन लगाने के बाद, क्योंकि उसमें असली में ओरिजिनल कोविड-19 SARS-CoV-2 वायरस पड़ा हुआ है उसमें, वो आप, लेकिन इतना कमज़ोर है कि बीमारी आपको नहीं करेगा, कोरोना नहीं करेगा, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को जगा देगा कि भाई साहब अटैक हुआ, जग जाओ, आपका काम आ गया है। ठीक है, चलिए,
वैक्सीन इंड्यूस इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्वायर्ड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ किल्ड और वीकेंड फॉर्म ऑफ द डिसीज ऑर्गेनिज्म थ्रू वैक्सीनेशन। अब समझ में आई कि वैक्सीन में भी वही चीज है। क्यों? क्योंकि उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी है, तो वही चीज डाली जाएगी बॉडी में। कोविड-19 से प्रतिरक्षा चाहिए, एंटीबॉडी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि कोविड-19 वाला वायरस डालना पड़ेगा हमें बॉडी में, लेकिन कमजोर फॉर्म में। ठीक है, डालना पड़ेगा हमारे, ताकि एक्टिवेट हो जाए सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर देखो, either way if an immune person come into the contact with that disease in the future, their immune system will recognize it and immediately produce the antibody। मेमोरी क्रिएट हो जाती है, दोबारा कभी अटैक होगा, अच्छा ऑलरेडी एंटीबॉडी बनी हुई है। तब आपने देखा होगा कि सेकंड डोज लेने के बाद, बूस्टर डोज लेने के बाद थोड़ा रिस्क कम हो गया इंडिया में कोविड-19 का। क्यों? क्योंकि मेमोरी जनरेट हो गई, वहाँ पर एंटीबॉडीज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो गए। नीडेड टू फाइट इट। एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग एंड समटाइम्स लाइफ लॉन्ग। ज़्यादातर देखा गया, एक बार आपने वैक्सीन लगाई, छुट्टी हो गई लंबे समय तक के लिए, तो लॉन्ग लास्टिंग और समटाइम्स लाइफ लॉन्ग भी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे स्मॉल पॉक्स वगैरह की वैक्सीन, कहते हैं कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। हालांकि कभी कभी होता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी आपको मिल रही है। तो समझ में आई एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि किसी भी एंटीजन का अटैक हुआ आपकी बॉडी पर, आपकी बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाया। बॉडी, देखो कॉमन बात यह है कि बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, लेकिन एंटीजन का माध्यम दो है, या तो नेचुरली आपको बीमारी हुई तो एंटीजन का अटैक हुआ, या फिर वैक्सीन के थ्रू आपने एंटीजन बॉडी में दिया। ठीक है, तब जाके आपकी एंटीबॉडीज क्रिएट हुई। एक नेचुरल हो गया, एक वैक्सीन इंड्यूस्ड हो गया। तो वैक्सीन इंड्यूस्ड जो इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाती है। चलिए सर देखते हैं। ठीक है सर, अब एक्टिव वर्सेस पर्सिव में पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्टिव, ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, बीमारी का अटैक हो रहा है, फिर जाके एंटीबॉडीज बन रही हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? प्रोवाइडेड व्हेन अ पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज टू अ डिसीज रेदर देन प्रोड्यूसिंग देम थ्रू हिज और हर ओन बॉडीज। सोचो वहां क्या हो रहा था। देखो एक्टिव में ध्यान दो कि बीमारी खुद आपके बॉडी पे अटैक कर रही थी और आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही थी। कॉमन बात यह है कि एंटीबॉडी बनाना है बॉडी को, और प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो काम करेगा एंटीबॉडीज के थ्रू ही। तो वहां पर अटैक जैसे बॉडी में हुआ तो खुद एंटीबॉडीज बनाने लगी बॉडी। लेकिन यहां पर क्या है कि पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज टू अ डिसीज रेदर देन प्रोड्यूसिंग देम थ्रू हिज और ओन इम्यून सिस्टम। खुद ही एंटीबॉडी दे दी गई। ये नहीं सोचा गया कि नहीं आपकी बॉडी एंटीजन देंगे तो आपकी बॉडी खुद बनाएगी, नहीं, इस केस में खुद ही डायरेक्ट आपको दे दिया गया, एंटीबॉडी डायरेक्टली दे दिया गया। ठीक है, यहां पर प्रोवाइडेड व्हेन अ पर्सन इज गिवन एंटीबॉडीज टू अ डिसीज रेदर देन प्रोड्यूसिंग देम इट थ्रू ओन। तो यहां पर ओन का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, डायरेक्टली हमने वहां पर एंटीबॉडी दे दी। इससे भी प्रतिरक्षा तंत्र काम हो रहा है, उससे भी काम हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए कैसे हो रहा है। न्यू बॉर्न बेबी एक्वायर्स पैसिव इम्यूनिटी फ्रॉम हिज मदर थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटल एंटीबॉडीज के नाम आपने नाम सुना होगा, प्लेसेंटा के थ्रू न्यू बॉर्न बेबी में जो है एंटीबॉडी वो आ जाती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। माँ बीमार होती है तो बच्चा भी बीमार सा होता है, लेकिन माँ हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी है। पीपल कैन ऑल्सो गेट पैसिव इम्यूनिटी थ्रू एंटीबॉडी कंटेनिंग ब्लड प्रोडक्ट सच एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडी कंटेनिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम आपने सुना होगा, विच में बी गिवन व्हेन इमीडिएट प्रोटेक्शन फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिसीज इज नीडेड। अब देखो फर्क, देखो ये पॉइंट बहुत कुछ बयां कर रहा है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है ज्यादातर वो प्रिवेंशन में काम कर रहा है। एक फैक्ट पकड़ में आ रहा होगा आपको, अगर देखने में आ रहा होगा कि कोई बीमारी ना हो उसको रोकने के काम में आ रहा है। लेकिन यहां देखने में क्या आ रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम ए स्पेसिफिक डिसीज। प्रिवेंशन तो कर रहा है, साथ साथ ट्रीटमेंट में भी इन्वॉल्व हो जा रहा है पैसिव इम्यूनिटी वाला कंपोनेंट। कि बीमारी अगर हो गई है तो भी हम एंटीबॉडी देके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, रोक तो रहे ही हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रिवेंशन में तो इन्वॉल्व है ही मेनली, लेकिन पैसिव प्रिवेंशन और क्योर दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है। ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। ठीक है, द मेजर एडवांटेज टू पैसिव इम्यूनिटी इज दैट प्रोटेक्शन इज इमीडिएट वेयर एज एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स टाइम। भाई वो बॉडी के हिस्से की, जिसकी सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। आज दिया हो सकता है 1 हफ्ते में बन जाए, हो सकता है 10 दिन में एंटीबॉडीज बन जाए। सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है, तो उसी हिसाब से काम भी करती हैं। लेकिन
जब पैसिव इम्यूनिटी दोगे तो पहले से एंटीबॉडी है, बॉडी को काम नहीं करना पड़ेगा, सीधे एंटीबॉडी जाएगी तो बॉडी तुरंत काम करना चालू कर देगी, ये बात है। यूजुअली सेवरल वीक्स लग जाते हैं टू डेवलप। हाउएवर पैसिव इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ, ओनली एक्टिव इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग। याद रहे, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है पैसिव के कंपेरिजन में। एक्टिव में क्या है कि एंटीजन दिया जा रहा है, आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बना रही है, लॉन्ग लास्टिंग है, देर से बन रही है। कहते हैं ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए, देर से इम्यूनिटी हो रही है लेकिन लाइफ लॉन्ग हो रही है। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि सर बनी बनाई चीज़ें, हम पकी पकाई चीज़ें दे रहे हैं बॉडी को कि चलो भैया तुम काम चलाओ, लेकिन वो ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप खुद से सेल्फ डेवलप होंगे, टीचर तो आपको पढ़ा के दे देगा, आप एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करते हो, चीज़ों को समझते हो, टीचर का हेल्प मेंटरशिप लेते हो, गाइडेंस लेते हो, तो आप एक बेहतरीन इंसान बनते हो, आप एक अच्छे लेवल के इंसान बनते हो जो लंबे समय तक काम कर सकते हो। आपका नॉलेज लॉन्ग लास्टिंग होता है जब आप सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की वजह से चीज़ें पाते हो। तो नाउ इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लियर दैट एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, ये सवाल बड़ा कन्फ्यूजन था, मैंने क्लियर कर दिया ये टॉपिक। चलिए अब वैक्सीन के बारे में। तो वैक्सीन के बारे में मैंने पहले भी बात किया कि वैक्सीन्स या तो किल्ड फॉर्म में होती हैं या लाइव फॉर्म में होती हैं, उनको एक एंटीजन के तौर पर दिया जाता है, बॉडी खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने वाली बात होती है, सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में क्या हम अदर वैक्सीन को क्या एंटीबॉडी के फॉर्म में नहीं दे सकते? दे सकते हैं। तो जहाँ पर कहीं किताबों में वैक्सीन वाली एक्टिव लिखी गई है, वैक्सीन वाली पैसिव लिखी गई है, लेकिन वैक्सीन्स ज़्यादातर एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, मैक्सिमम। पैसिव इम्यूनिटी भी करती हैं, लेकिन क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती इसलिए इनको कम इस वाले ट्रेंड को यूज़ किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि तुरंत हमें एंटीबॉडी चाहिए होती है हेल्प करने के लिए। तो जब हमें ट्रीटमेंट की बात चलती है तो हम वहाँ पर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज यूज़ कर देते हैं। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वैक्सीन वाली एक्टिव है इम्यूनिटी या मेनली इट इज़ एक्टिव। चलिए मैंने यूज़ किया मेनली। ठीक है, वैक्सीन अ प्रिपरेशन दैट इज यूज्ड टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिसीजेज। यही बात तो मैंने आपको हिंदी में बताई कि जब भी कोई बीमारी कारक एजेंट जो है वो अटैक करता है आपकी बॉडी पर, तो वैक्सीन क्या करती है, उसको इनिशिएट करवा रही है, यूज टू स्टिमुलेट द बॉडीज रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी डिसीज। वैक्सीन्स आर यूजुअली एडमिनिस्टर्ड थ्रू निडल इंजेक्शन, यूजुअली, बट हमेशा जरूरी नहीं कि वैक्सीन्स, आपने देखा होगा नेजल वैक्सीन कोविड की आ गई, ओरल वैक्सीन आ गई, तो समटाइम इट कुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ और स्प्रे इनटू द नोजल, नेजल स्प्रे वाली वैक्सीन आ गई हैं। तो वैक्सीन्स हमेशा निडल के फॉर्म में यानी आईवी के फॉर्म में दिया जाए ये जरूरी बात नहीं है। कोविड-19 के केस में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स जो माउथ से ओरली दी जा रही है, इंट्रानेजल दी जा रही है, वो भी अप्रूव्ड हो चुकी हैं यूएस FDA द्वारा। ठीक है, चलिए तो वैक्सीन के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नाउ कमिंग ऑन व्हाट इज इन वैक्सीन। कॉमन सा सवाल है कि वैक्सीन के अंदर सर होता क्या है, एक्चुअली किस चीज़ की बनती है वैक्सीन। आपने अभी नाम सुना होगा यूएसए में कि ये मटेरियल आ रहा था, यूएसए ने इसको ब्लॉक कर दिया, तो कोविशील्ड का प्रोडक्शन इंडिया में हॉल्ट हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बाहर की चाहिए होती हैं, एडजुवेंट जिन्हें बोलते हैं, स्टेबलाइजर्स बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बने रहिए इस सेशन में, एक एक करके चीज़ें क्लियर होने वाली है। सो एवरी वैक्सीन इंग्रेडिएंट सर्व एज ए पर्पज, उसका मकसद होता है। पहले ये देख लेते हैं मकसद क्या है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। जो भी चीज़ें इसमें डलती हैं, चाहे मेन एंटीजन हो, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें स्टेबलाइजर डलती हो, एडजुवेंट डलता हो, वो भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते, टू कीप द वैक्सीन सेफ एंड लॉन्ग लास्टिंग, इफेक्टिवनेस बनी रहे। ठीक है, कोई टॉक्सिसिटी ना हो, ये सारी चीज़ें करने का भी मकसद इनका होता है वैक्सीन पर जो भी चीज़ें डली होती हैं। टू मेक द वैक्सीन्स मोर इफेक्टिव, जैसे एडजुवेंट्स डला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। वैक्सीन्स नीड टू बी सेफ एंड इफेक्टिव, सर्टेन इंग्रेडिएंट्स हेल्प कीप वैक्सीन सेफ फ्रॉम कंटेमिनेशन फ्रॉम टॉक्सिन्स। वैक्सीन्स में भी तो कंटेमिनेशन हो सकता है, तो उसमें स्टेबलाइजर बड़ी मदद करते हैं जो वैक्सीन्स को लंबे समय तक इफेक्टिव बना के रखते हैं, स्टेबलाइजर्स। यानी कि वैक्सीन में एंटीजन के अलावा आपके स्टेबलाइजर भी डले होते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो वैक्सीन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स लाइक एल्यूमिनियम सल्फेट हेल्प बूस्ट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। एल्यूमिनियम सल्फेट डाल दिया तो बॉडी के रिस्पॉन्स को बूस्ट कर दिया, तो उससे क्या हो गया, वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव हो गई, ज़्यादा कारगर हो गई, काम करने लगी। तो कुछ एजेंट होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, अभी हम लोग बात करने वाले हैं।
चलिए ज़रा देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स फाउंड इन सम वैक्सीन्स क्या क्या होते हैं। स्टेबलाइजर्स, ये समझ लीजिए प्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन कैसे करते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर, कंपोनेंट क्या होते हैं। एडजुवेंट्स, पहले देखो पर्पज का स्टेबलाइजर का, टू कीप द वैक्सीन इफेक्टिव आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बनेगी अमेरिका में, इंडिया में बनेगी, आपने देखा होगा, ठीक है। वर्ल्ड के थ्रू, WHO के थ्रू जो है, कोवैक्स फैसिलिटी के थ्रू पूरी जो है सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट इंडिया मेड वैक्सीन, समझ लीजिए, ठीक है। हर तीसरी वैक्सीन में जनरली देखा जाता है कि वो इंडियन मेड वैक्सीन होती हैं, जनरली पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में। जो इतना सोच सकते हैं कि कितना मास्टर बिल्ड, ऐसे नहीं कहा जाता इंडिया एज ए फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए मोस्ट कॉमनली फाउंड ये सारी चीज़ें होती हैं, शुगर और जिलेटिन। जनरली शुगर्स अलग अलग, लैक्टोज वगैरह अलग अलग शुगर्स यूज़ कर दिए गए, या जिलेटिन हमने यूज़ कर दिया स्टेबलाइजर के फॉर्म में। क्यों? ताकि वैक्सीन बनने के बाद भी इफेक्टिव रहे, काम करे। चलिए एडजुवेंट का क्या मतलब होता है? टू हेल्प बूस्ट द बॉडीज रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। बॉडी का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वैक्सीन के बाद, उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग एडजुवेंट यूज़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर में, ये सब हेल्थ प्रोडक्ट में, एंटासिड में, बफर्ड एस्पिरिन और एंटी पर्स्पिरेंट में कौन से जनरली यूज़ किया जाता है? एल्यूमिनियम सॉल्ट। तो एल्यूमिनियम के सॉल्ट, वैसे भी बॉडी में एल्यूमिनियम एज ए पार्ट होता है, तो एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं, टू हेल्प बूस्ट द बॉडी रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। आप समझ में आया थोड़ा बहुत, ये आपने देख लिया। चलिए कुछ रेसिडुअल इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, कुछ रेसिडुअल सेल कल्चर मटेरियल्स भी होते हैं, ये सारी चीज़ें टू किल वायरसेज और इनएक्टिवेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। भाई वैक्सीन बहुत ही, आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे कंडीशन में उसको बनाना होता है, हाइजीनिक कंडीशन में। तो रेसिडुअल इनएक्टिवेटिंग इंग्रेडिएंट भी होते हैं जो पैकिंग वैकिंग करते वक्त, बनाते वक्त अगर कुछ माइक्रोब्स वगैरह चले गए तो उनको मारने का काम करते हैं, ये सब। जैसे फॉर्मल्डिहाइड, तो रेसिडुअल इनएक्टिवेटिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर्मल्डिहाइड यहाँ जनरली यूज होता है। रेसिडुअल सेल कल्चर मटेरियल टू ग्रो एनफ ऑफ द वायरस और बैक्टीरिया टू मेक द वैक्सीन, क्योंकि एंटीजन हमें चाहिए ना वैक्सीन बनाने के लिए। तो एंटीजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोविड-19 क्या वायरल डिसीज है, तो वायरस एज एंटीजन चाहिए। तो रेसिडुअल सेल कल्चर मटेरियल हमें चाहिए होता है, ताकि सारी चीज़, ये सब चीज़ें होंगी तभी जाके वैक्सीन बनेगी, ऐसे हवाई वैक्सीन नहीं बन जाएगी, ठीक है। कोई भी एक चीज़ अगर गायब हो जाएगी तो वैक्सीन का प्रोडक्शन हॉल्ट हो जाएगा, ये अमेरिका ने किया। तो एग्स एंड फूड दैट कंटेन एग्स, सो एग प्रोटीन जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेल कल्चर वगैरह। चलिए कुछ रेसिडुअल एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन बाई बैक्टीरिया ड्यूरिंग द वैक्सीन प्रोडक्शन, उस बैक्टीरिया के द्वारा, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन बाई बैक्टीरिया ड्यूरिंग द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रेसिडुअल एंटीबायोटिक्स हम लोग डालते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, कॉमन सेंस यूज़ करिए, प्रिजर्वेटिव कहाँ यूज़ करता होगा? जैसे मान लीजिए कोई वायल है, उसमें से मल्टीपल डोज, एक आपने देखा होगा कि एक बार वैक्सीन खुली, फिर उसके बाद जो है एक बार वायल खुली, 10-10 लोगों को डोज लग रही है। कोविशील्ड के केस में देखा होगा, कोवैक्स के केस में देखा होगा, 3-3, 4-4 लोगों को लग रही है। तो इट मीन्स कि वो बार बार एक्सपोजर में आ रही है, आउटर एक्सपोजर में। इसका मतलब वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेज है, इन्फेक्शन होने के चांसेज है, इट मीन्स कि वहाँ प्रिजर्वेटिव डालना चाहिए, ठीक है। आउटर चीज़ें उसको डिस्टेबलाइज ना कर सके, उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई वन शॉट है, सीधे आपने उसको एम्प्यूल फॉर्म में है, उसको तोड़ा और सीधे आपने लगा दिया, वहाँ एक्सपोजर नहीं हुआ, तो जनरली जो सिंगल डोज वाले होते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड किए जाते हैं जनरली। लेकिन जो मल्टीपल डोज कंटेनर्स होते हैं, वायल्स होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव डलते हैं, क्योंकि बार बार एक डोज के बाद फिर खोला, फिर दूसरे को डोज लगाया, फिर खोला, तीसरे को डोज लगाया, तो बार बार एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के उसमें आ रहा है, इस वजह से प्रिजर्वेटिव इंपॉर्टेंट होता है वहाँ, टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ठीक है। थायोमार्सल, ठीक है, फ्लू वैक्सीन में जैसे थायोमार्सल दिया जाता है, मरकरी के कंपाउंड्स। कुछ मोस्ट वैक्सीन्स डू नॉट कंटेन एनी मरकरी, लेकिन यहां पर देखो लिखा हुआ है मोस्ट वैक्सीन डू नॉट कंटेन एनी मरकरी, लेकिन कुछ होते हैं, इसका मतलब हाउएवर मल्टीपल डोज फ्लू वैक्सीन्स कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ थायोमार्सल। क्यों अवॉइड किया जाता है? कंटेन्स अ फॉर्म ऑफ मरकरी, इथाइल मरकरी, दैट डज नॉट कॉज मरकरी पॉइजनिंग एंड इट इज सेफ फॉर यूज इन वैक्सीन्स। जहाँ पर अगर मरकरी फॉर्म में थोड़ा यूज भी हो रहा है, थायोमार्सल के फॉर्म में यूज होता है। फ्लू और टीडी वैक्सीन आर अवेलेबल इन थायोमार्सल फ्री वर्जन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया आपको। चलिए एक और डायग्राम देख लेते हैं। देखो, यानी कि जो रिस्पॉन्स करना है वो तो एंटीजन है, मेनली यही हो गया, लेकिन उसके अलावा एडजुवेंट भी आपने देखा, उसके अलावा प्रिजर्वेटिव भी आपने देखा,
उसके अलावा स्टेबलाइजर भी आपने देखा, उसके अलावा रेसिडुअल भी डलता है, उसके अलावा डाइल्यूएंट भी डलता है। भाई वैक्सीन को तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए डाइल्यूएंट तो डालना पड़ेगा ना, सरफेक्टेंट भी डलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक डायग्राम बहुत कुछ बयां कर रहा है। देखिए यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर चीज़ें डायग्राम के फॉर्म में है, ईजिली चीज़ें कैप्चर हो जाती है, इसलिए मैंने ये स्नैपशॉट ले लिया है। स्क्रीन इंग्रेडिएंट्स इन वैक्सीन्स क्या क्या होते हैं, तो ये डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स में आ जाएगा सारी चीज़ें, प्रोडक्शन में। अब आते हैं ये सारी चीज़ें, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स इन वैक्सीन, वही चीज़ थोड़ा डिटेल में देखते हैं सारी चीज़ें। वैक्सीन्स में कंटेन टिनिफ एजेंट ऑफ द डिसीज कॉजिंग एजेंट और ब्लूप्रिंट्स ऑफ मेकिंग द टिनिफ एजेंट, ये सारी बातें। दे आल्सो कंटेन्स द इंग्रेडिएंट टू कीप द वैक्सीन सेफ एंड इफेक्टिव, वही बात है, सेफ एंड इफेक्टिव सारी चीज़ें। अब देखो हर वैक्सीन का कंपोनेंट का एक स्टेबलाइजर का काम अलग है, एडजुवेंट का काम अलग है, सबका स्पेसिफिक पर्पज है। अभी ये बात जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रही है, क्योंकि पहले आइडिया दे दिया है मैंने आपको। एंड ईच इंग्रेडिएंट इज टेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेफ होना चाहिए हर चीज़, स्टेबलाइजर जहाँ से आ रहा है वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ, ग्रास कंपोनेंट होना चाहिए, GRAS, ठीक है। ये सब डी लिस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एंटीजन होता है भैया, जिसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बननी है वही तो होगा मेन। एक्टिव कंपोनेंट द एंटीजन विच जनरेट्स इम्यून रिस्पॉन्स और ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग द एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो एंटीजन होगा या तो पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा के ले लिया गया है, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कुछ सुगर, कुछ कैप्सिड, कुछ सैकराइड ले लिया गया है। यानी कि होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी यूज़ करके वैक्सीन बनाते हैं, या फिर उसके कंपोनेंट को भी उठा के वैक्सीन बनाते हैं, वही बात यहाँ लिखी गई है। कभी कभी पर्टिकुलरली उसको प्रोटीन और शुगर को उठा के या होल ऑर्गेनिज्म को वीकेंड फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में लेके हम वैक्सीन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं एंटीजन। चलिए साहब, डिसीज कॉजिंग एजेंट, उसका कुछ पार्ट हमने ले लिया या पूरा का पूरा जो है हिस्सा हमने ले लिया, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, द की इंग्रेडिएंट इन अ वैक्सीन इज एंटीजन। भैया यही तो रिस्पॉन्स देना है, बाकी सब तो उसके खाना क्या है, दाल चावल मेन खाना है, चटनी सलाद ये सब सप्लीमेंट है। तो चटनी सलाद की तरह ही है ये लोग स्टेबलाइजर एडजुवेंट, कि खाने के टेस्ट को रौनक और बढ़ा देते हैं, लेकिन एक्चुअली मेन खाना तो दाल चावल रोटी है ना। चलो ये सारी बात है। देखो क्या लिखा हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस 3 लाइन में लिखी हुई, इट इज आइदर अ टिनी पार्ट ऑफ द डिसीज कॉजिंग एजेंट, या तो उसका कुछ हिस्सा हो सकता है, और अ वीकेंड और नॉन डेंजरस वर्जन, वही सेम वायरस है लेकिन उसको इतना कमजोर कर दिया गया है कि आपकी बीमारी नहीं करेगा, लेकिन आपकी बॉडी में जाएगा तो बॉडी को जगह जरूर देगा। सो योर बॉडी कैन लर्न द स्पेसिफिक वे टू फाइट इट विदाउट गेटिंग सिक, ठीक है। चलिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स है, तो इन कंपोनेंट का मकसद और कुछ एग्जांपल्स आपको जानना जरूरी है। प्रिवेंट द वैक्सीन फ्रॉम बिकमिंग कंटेमिनेटेड, आपकी इजी के लिए मैंने जो है अंडरलाइन खुद करके स्क्रीनशॉट लगा दिया है। वंस द वायल हैज बीन ओपन विल बी यूज फॉर मोर देन 1 पर्सन, वही बताया। तो सिंगल डोज एंड डिस्कार्डेड आफ्टर द सिंगल डोज इज एडमिनिस्टर्ड टू फिनॉक्सी इथेनॉल, थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए, टू फिनॉक्सी इथेनॉल जनरली हम लोग प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज कर रहे हैं, स्टेबलाइजर यूज कर रहे हैं। प्रिवेंट केमिकल रिएक्शन फ्रॉम अकरिंग विद इन द वैक्सीन एंड कीप द वैक्सीन कंपोनेंट फ्रॉम स्टिकिंग टू द वैक्सीन वायल। तो स्टेबलाइजर क्या करता है, स्टेबिलिटी, नाम इटसेल्फ सजेस्टिंग कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन नहीं होने दे रहा है और वैक्सीन वायल से वैक्सीन को चिपकने नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें। तो जनरली स्टेबलाइजर आपने देखा शुगर वहाँ पर यूज हो रहे थे, तो बहुत सारे शुगर हम लोग यूज़ कर लेंगे, जैसे लैक्टोज, सुक्रोज, अमीनो एसिड में ग्लाइसिन, जिलेटिन, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एल्बुमिन, ये सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं हम लोग एज ए स्टेबलाइजर। सरफेक्टेंट, कीप ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन द वैक्सीन ब्लेंडेड टुगेदर, सेपरेट नहीं होने देते, एक साथ मिले रहे। भाई वैक्सीन में पता लगा स्टेबलाइजर अलग दिख रहा है, ये अलग, तो इफेक्टिव रहेगी नहीं, देखने में अच्छी नहीं लगेगी, इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी। तो सबको एक साथ मिला के रखना भी ये काम है, तो सरफेक्टेंट काम करता है। दे प्रिवेंट सेटलिंग एंड डंपिंग ऑफ एलिमेंट दैट आर इन लिक्विड फॉर्म ऑफ द वैक्सीन। सारा सेटल डाउन हो जाएगा तो भी खराब लगेगी, पता लगा आपने ऊपर ऊपर का लिक्विड लगा लिया, नीचे मेन मटेरियल आया ही नहीं, ये सारी चीज़। रेसिडुअल के बारे में बताया था, यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। डाइल्यूएंट, यूज टू डाइल्यूट अ वैक्सीन फॉर द करेक्ट कंसंट्रेशन इमीडिएटली प्रायर टू द यूज़, उसके लिए भी डाइल्यूएंट हम लोग यूज़ कर देते हैं। आपने देखा होगा कि एक पहले पाउडर आ रहा है, फिर एक लिक्विड आ रहा है, दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
वो वाली फॉर्मुलेशन आपने थोड़ी देखी होगी, ठीक है। एडजुवेंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एडजुवेंट मेन कंपोनेंट कह सकते होता है वैक्सीन में एंटीजन के बाद, ठीक है। एन एडजुवेंट इंप्रूव द इम्यून रिस्पॉन्स टू द वैक्सीन। सोचिए जो भी इम्यून रिस्पॉन्स शो करने वाली बॉडी वो और अच्छे से इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, समटाइम्स बाय कीपिंग द वैक्सीन एट इंजेक्टेबल साइट फॉर ए लिटिल लॉन्गर। कैसे? कीपिंग द वैक्सीन एट इंजेक्शन साइट लंबे समय तक, और बाय स्टिमुलेटिंग लोकल इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं तो भी जो है काम करने लगती है। जैसे कि एल्युमिनियम सॉल्ट्स, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फेट शो नॉट अ कॉज टू एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम लोग इंजेस्ट भी करते हैं ना एल्युमिनियम को थ्रू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं करता ये। अब देखो वैक्सीन्स कैसे डेवलप होती है, वैक्सीन्स भी तो ड्रग ही हैं। तो ड्रग भी ड्रग डिस्कवरी का प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए। हमारे सामने चैलेंज क्या है, SARS-CoV-2 वायरस का अटैक हुआ है, 19 में हुआ तो कोविड-19 उसका बीमारी का नाम डाल दिया गया, ठीक है। अटैक हुआ हमारे पास, तो हमारे पास चैलेंज क्या है, कोविड-19 का, कि साहब हमें कोविड-19 से बचना है, ये हमारे पास चैलेंज है। और बचना है तो सर इसके लिए या तो वैक्सीन डेवलप करो, या तो दवा या तो फिर ट्रीटमेंट इसका पर्टिकुलरली डेवलप करो। तो जब हम ड्रग डेवलप करते हैं तो कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब ये कोविड-19 का एग्जांपल लेते हैं, कैसे दवा डेवलप होती है, खाक आपको दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ, सो दैट इट कुड बी क्लियर, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, आदमी छटपटा के मर जाए इतना बड़ा टॉपिक है। तो आपने देखा होगा कि पहले हमने डिसीज़ के बारे में जाना कि अच्छा स्पाइक प्रोटीन्स पॉसिबल है, फिर बॉडी में जो ACE2 रिसेप्टर है वो इन्वॉल्व है कोविड-19 में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हमने निकाली, क्योंकि इसी रिसेप्टर से जाके वो बाइंड होना है, एक्शन इनिशिएट होता है। तो कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है, ACE2 रिसेप्टर इन्वॉल्व है। डिसीज़ कौन सा कर रहा है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर, इसके लिए इसका नाम कोरोना डल गया, और स्पाइक प्रोटीन है वो जो है बीमारी करने का काम कर रही है। तो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग गई। उसके बाद जब हमने डिसीज़ के बारे में पता लगा लिए, उसके बारे में सारे आइडिया लगा ली, फिर हमने क्या किया, मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया उसी हिसाब से, जैसा स्ट्रक्चर है कि लॉक एंड की मैकेनिज्म की वजह से काम करता है रिसेप्टर बाइंडिंग, आपने देखा होगा। तो जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर, यानी हमने डॉकिंग किया, डॉकिंग जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से हमने मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, मॉलिकुलर डॉकिंग हमने यूज़ किया, मॉलिकुलर डायनेमिक्स को देखा हमने वहाँ पर सारी चीज़ें। तो एक बार मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो गए, यहाँ केमिस्ट्री वाले बंदे इन्वॉल्व हो गए, सारी चीज़ें एपिडेमियोलॉजिस्ट वगैरह इसमें इन्वॉल्व हो गए, फार्माकोलॉजी वाले लोग इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज आपने किया। अब ये मॉलिक्यूल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आपने हज़ारों मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर दिए, लेकिन आपके काम के केवल 10 हैं, एक निकला, तो उसको क्या करना पड़ता है, लीड कंपाउंड निकालना होता है, ठीक है। यानी आपने 1000 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज किया, लेकिन अगर किसी भी मॉलिक्यूल में थोड़ी बहुत भी एक्टिविटी है, भले से कोविड-19 की ना हो, दूसरी भी हो, लेकिन उसको भी हम लोग पास करके चलेंगे उसको। तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई एक्टिविटी है जो हमारे यूज़ का हो सकता है, उसको बोलते हैं लीड कंपाउंड। ऐसा नहीं कि एक ही कंपाउंड सिंथेसाइज किया और एक ही कंपाउंड सीधे पास हो गया, ऐसा नहीं होता है। हज़ारों कंपाउंड मॉलिक्यूल करते हैं, कुछ चीज़ें वो हो जाते हैं, डिस्कार्ड हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आगे प्रोसीड हो जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। उसके थ्रू हमने लीड कंपाउंड का पता लगा लिया। अब पता लगा कि सर 1000 दवाएं थी, लेकिन इसी में केवल 10 इसमें काम के है, उसी में कोई एक मॉलिक्यूल आपको मिलने वाला है। तो लीड कंपाउंड हमने बना लिया। अब इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वगैरह, माइक्रोबियल एक्टिविटी वगैरह सारी चीज़ हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, और फिर इसको प्री क्लिनिकल स्टडी करेंगे। प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल बोले तो इंसानों पे, आदमियों में, लेकिन यहाँ प्री क्लिनिकल इंसानों से पहले, 300 से पहले जानवरों में, एनिमल स्टडीज़। तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में एनिमल स्टडीज़ भी आ गई, फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज़ आ गई, सॉल्युबिलिटीज स्टडी आ गई, DMP के सारी स्टडीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें प्री क्लिनिकल किया। फिर इसके बाद सर आप करोगे क्लिनिकल स्टडी, यानी इंसानों पे। तो जब इंसानों पे स्टडी करोगे तो किस बिहाफ पे, प्री क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल में जो डेटा आया है आप साबित करोगे कि जो भी डेटा आया है वो जानवरों में सेफ़ है, सब कुछ सही है, अब हम इंसानों में कर सकते हैं। उसमें फ़ेज़ 1 ट्रायल है, फ़ेज़ 2 ट्रायल है, फ़ेज़ 3 है, फिर उसके बाद जो है मार्केट में जो है आ जाएगी वैक्सीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो जो पोलियो वैक्सीन हम लोग को लग रही है, आप देख रहे होगे, इतना आसानी से उसको अप्रूव किया गया है, US FDA WHO ने सारी चीज़ें अप्रूवल दी है, तब जाके चीज़ें हुई हैं, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 1, 2, 3 ये सब किसके पार्ट हैं, क्लिनिकल ट्रायल के पार्ट है, जो इंसानों में होती है। फ़ेज़ 1 में कुछ लोगों को लेके किया है, हेल्दी वॉलंटियर्स को लेके किया। फ़ेज़ 2, 3 में मल्टीपल लोगों को किया, मल्टीपल सेंटर पे किया, ब्लाइंडेड स्टडीज़ की, लोगों को पता ही नहीं है, ताकि एग्जैक्ट रिस्पॉन्स पता लगे। फिर उसके बाद जो हमने बाद में भी इसको मार्केटिंग के लिए अप्रूवल कर दिया।
तो मार्केटिंग के लिए 3 के बाद पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस आ जाता है। 3 के बाद मार्केट में चीज़ें आ गई, लेकिन मार्केट में आने के बाद छोड़ नहीं दिया जाता, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस भी करते हैं। और वो कौन देखता है? फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट देखता है, जो एडीआर मॉनिटरिंग वगैरह करता है। आप सभी को याद हो कि गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था कि कोई भी पेशेंट अगर किसी को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम या किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम आती है, वो इस नंबरों पर रिपोर्ट करेगा साइड इफेक्ट वगैरह को, अगर कोविड-19 वैक्सीन लगाने के बाद दिक्कत आती है। तो ये एक डेवलपमेंट प्रोसीजर है पूरा, आपको समझ में आ रहा होगा। सेम, क्योंकि ड्रग है तो ड्रग की तरह ये भी चीज़ें अप्रूव होंगी। चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो ओवर भी बता दिया। अब ये क्लिनिकल ट्रायल का फेज़ 1 फेज़ 2 3 है। आप सभी को पता है कि स्मॉल नंबर ऑफ वॉलंटियर्स लिए जाते हैं। मकसद क्या होता है? एसेस सेफ्टी, इसकी सेफ्टी। भाई जानवरों में ठीक है, इंसानों में भी देखेंगे, अगर ढेर सारे लोगों में पता लगा सेफ ना हो, मर गए तब, तो कम इंसान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कम लोग आगे लेते हैं सेफ्टी के लिए। जनरेट्स एंड इम्यून रिस्पॉन्स, क्या वो वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही इंसानों में? पता लगा जानवरों में तो कर रही, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ नहीं कर रही है। एंड टू डिटरमाइन द राइट डोज। राइट डोज क्या है? कितना mg होना चाहिए, कितना ml लगना चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें। जनरली इन दिस फेज वैक्सीन आर टेस्टेड इन यंग हेल्दी एंड एडल्ट वॉलंटियर्स। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया फेज 1 का। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा फेज 1 फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है सारी चीज़ें। फेज 2 वैक्सीन सेवरल 100 पेशेंट। अब यहाँ कॉन्फिडेंट आ गया कि नहीं ये डोज है लमसम, इम्यून रिस्पॉन्स भी आ रहा है, सेफ भी है, मरा नहीं रहे हैं पेशेंट। तो चलो फेज 2 में सर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा के हमने देख लिया। सेवरल 100 हमने वॉलंटियर्स को दिया, और सेफ्टी और इम्यून रिस्पॉन्स को करने की प्रेडिक्टेबिलिटी हमने, और सारी चीज़ें उसमें हमने देखा कि पार्टिसिपेंट इन दिस फेज हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज एंड सेक्स, पीपल हु आर हैविंग द वैक्सीन इंटेंडेड। मल्टीपल ट्रायल्स हमने कराए। ठीक है, मल्टीपल ट्रायल्स इन दिस फेज 2 एलवेट वेरियस एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप पे कि क्या वैक्सीन बच्चों में, बूढ़ों में। आपने देखा होगा कि पहले सरकार ने 18 से 44, 18 से 40 ऐसे अप्रूव किया, 60 वाला को अप्रूव किया, फिर अभी 12 साल के बच्चों में भी अप्रूव कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अ ग्रुप दैट डिड नॉट गेट द वैक्सीन इज यूजुअली इंक्लूडेड इन फेज एज ए कंपैरेटिव। यहाँ देखो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक कंपैरेटिव ग्रुप में होता है तुलना करने के लिए कि आपको वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। अ ग्रुप दैट डिड नॉट गेट द वैक्सीन नहीं लगी हुई है, यूजुअली इंक्लूडेड द फेज एज कंपैरेटिव ग्रुप। तभी तो पता लगेगा कि जिसको कोविड की वैक्सीन नहीं लगी और उसको लगी, तो दोनों में फर्क दिखेगा, तो आप एस्टिमेट कर पाओगे वेदर द चेंजेस इन द वैक्सीनेटेड ग्रुप आर एट्रीब्यूटेड टू द वैक्सीन और बाई चांस। भाई कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई तो उनका रिस्पॉन्स ना पा, कुछ लोगों को वैक्सीन लगा के हमने रिस्पॉन्स ना पा, तो इससे पता लगेगा ना। अगर हम नहीं कंपेयर करते बिना वैक्सीन वाले से, तो अब कैसे पता लगता कि वो नेचुरली हो गया कि वैक्सीन से हुआ है? तो इसलिए जो नॉर्मल बंदे हैं उनको भी लिया, और जिनमें वैक्सीन तो उनको कंपेयर किया, तो रिस्पॉन्स जाहिर से बात है वैक्सीन वाले के साथ बढ़िया आएगा। तो जो जितना बढ़ के आएगा वो हमें प्रूफ हो जाएगा कि कितना परसेंटेज बढ़ के आ रहा है, क्या आ रहा है। फेज 3 ट्रायल में इसमें थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ले रहे हैं और मल्टीपल सेंटर पे कर रहे हैं। इंडिया में कहीं पीजीआई में हो रहा है, कहीं लखनऊ में हो रहा है, कहीं एम्स में हो रहा है, अलग अलग जगह सेंटर पे हो रहा है। मल्टीपल हो सकता है, अमेरिका में भी चल रहा है, यूएस में भी चल रहा है, इंडिया में चल रहा हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सब। अब ये लिखो, कंपेयर टू ए सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट गेट द वैक्सीन बट रिसीव्ड अ कंपैरेटर प्रोडक्ट टू डिटरमाइन द इफेक्टिव अगेंस्ट द डिसीज इज डेजिग्नेटेड टू प्रोडक्ट अगेंस्ट एंड सेफ्टी इन अ मच लार्जर ग्रुप। कुल मिला जुला कि ये है कि ये सब लाइन बाय लाइन पढ़ने लगेंगे ना तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे। बात ये है, मैं आपको इसका सार बता देता हूँ जो मेरे को समझ में आया, जो मैं बता रहा हूँ आपको। फेज 3 में क्या है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, मल्टीपल सेंटर्स इन्वॉल्व हो गए, ब्लाइंडिंग स्टडीज़ हो गई। ठीक है, ब्लाइंडिंग स्टडीज़ का मतलब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं अगर पेशेंट में दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन सी दवा हम लोग दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि देखो, एक को अगर सिंगल, मान लो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं ये दवा उस पेशेंट में दे रहा हूँ, पेशेंट को नहीं पता, सिंगल ब्लाइंडेड स्टडी। लेकिन मुझे भी नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है, बस मेरे से बोला गया कि ये दवा उसको दे देना है, ताकि हम दोनों में कुछ बायसनेस ना आए, फेक डेटा ना क्रिएट हो। ब्लाइंडेड स्टडीज की जाती हैं। तो मल्टीपल सेंटर पे, मल्टीपल कंट्रीज में ब्लाइंडेड स्टडीज, ये सब किसके वो है? फेज 3 में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। Most of the time, these 3 trials are conducted across the multiple countries and multiple sites within a countries to assure the findings of the vaccine performance applied to many population. 138 करोड़ की पॉपुलेशन इस समय इंडिया में है। वर्ल्ड में कितनी है आप देख लो। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है? 7 बिलियन है, 8 बिलियन है, कितनी पॉपुलेशन है? ठीक है, कुछ लोग को मिलियन बिलियन ही कन्फ्यूजन होगा अभी तक। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग Phase 2 and Phase 3 trial, the volunteer and scientists conducting the study are shielded from knowing which volunteer had received the vaccines.
और बीइंग टेस्टेड और द कंपैरेटर प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं ब्लाइंडिंग स्टडीज। These are called blinding and it is necessary to assure that neither the volunteer nor the scientist are influenced by in their assessment of the safety and effectiveness by knowing who got which product। इससे बायसनेस नहीं आएगी, इसको अवॉइड किया जाएगा। यही चीज़ बात मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया सारी चीज़ें। अब देखिए, जैसे ही ये सब चीज़ें आपने सुना होगा, IND इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ANDA एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपके जेनरिक ड्रग के अप्रूवल के लिए हम लोग करवाते हैं, ठीक है। बायोइक्विवेलेंस स्टडी कर दिया, ANDA अप्रूवल ले लिया, आप जेनरिक मार्केट आराम से काम कर सकते हो जेनरिक ड्रग्स पे, ठीक है, ला सकते हो उसको। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन ये कहाँ होते हैं? क्या मार्केटिंग से पहले न्यू ड्रग एप्लीकेशन किया जाता है? क्या इंसानों में अप्रूवल लेने से पहले प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल के फेज़ 1 के बीच में क्या इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ये सब फॉर्म होते हैं। जैसे भाई आप देखिए, आपको करना हो, जैसे आपको मान लीजिए कि प्री क्लिनिकल स्टडी आपने किया, अब आपको फेज 1 करना क्लिनिकल का, तो इस डेटा के बेसिस पर आप कहाँ अप्लाई करोगे? USFDA के पास अप्लाई कर रहे हो अप्रूवल के लिए कि साहब जो हमारा डेटा है प्री क्लिनिकल का बिल्कुल सेफ़ है, अब हमें आप आज्ञा दे दीजिए फेज 1 के लिए। तो एक फॉर्मेट होती है, एक प्रोफार्मा होता है, एक फॉर्म होता है, उसको सबमिट करते हो। तो क्या वो NDA होता है, क्या IND होता है? आप कमेंट में बताइएगा, आप चैट में बताइएगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है, NDA फाइलिंग की जाती है जब हमें फेज 1 करना होता है। और जब फेज 3 हो जाता है, हमें मार्केटिंग चाहिए होता है, तो वहाँ पर IND होता है कि NDA फाइलिंग होती है? आप बताइए, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दे दिया है थोड़ा बहुत। चलिए, हर बात को एक छोटे से सेशन में कवर कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपको आइडिया दे देता हूँ, तो खुद से भी चीज़ें थोड़ी बहुत करनी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने कर दी है आपकी तरफ से। चलिए, जब ये सारी चीज़ें डेटा आ जाता है, आपने WHO का केस देखा होगा रिसेंटली कि फेज 3 का डेटा कंप्लीट नहीं हुआ था और अप्रूवल के लिए भारत ने जो है जल्दीबाजी करके वहाँ अप्लाई कर दिया और WHO ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब जाओ पहले होमवर्क करो, फेज 3 ट्रायल का डेटा ले आओ, तब जाके मैं जो है आपको अप्रूवल का वो दूंगा। तो दोबारा फिर जब डेटा आया तब जाके अप्रूवल मिला इसको। बात समझ में आई? तो इनकम्प्लीट डेटा, ये सब सारी चीज़ नहीं, जब उसकी सेफ्टी और इफिकेसी रेगुलेटरी एजेंसीज द्वारा रिव्यू हो जाएगी, तब जाके वो वैक्सीन ऑथराइज होगी मार्केटिंग के लिए और आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो है इंडक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, उसके बाद भी बहुत सारी मॉनिटरिंग देखी जाती है, सारी चीज़ें उसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस ये सब देखी जाती है। फार्मेकोविजिलेंस, तो आपने नाम सुना होगा फार्मेकोविजिलेंस का, ADR मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। साइड इफेक्ट वगैरह रिपोर्ट किए जाते हैं। चलिए, ये सब चीज़ें। अगर हम टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें तो टाइप्स ऑफ वैक्सीन में थोड़ा जल्दी चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्ट, जहाँ कॉन्सेप्ट था वहाँ टाइम लिया मैंने, जहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ फैक्चुअल चीज़ें वहाँ थोड़ा जल्दी कर लेंगे। देखिए, एक मिनट, एक होती है किल्ड वैक्सीन, एक होती है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, ठीक है। दो होती हैं, उसमें भी कुछ बैक्टीरियल होती हैं, कुछ वायरल होती हैं। तो आप देख लीजिए किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या कि चीज़ों को इनएक्टिवेट कर दिया गया, मार दिया गया, फिर वैक्सीन हम क्रिएट कर रहे हैं एंटीजन को। और यहाँ पर लाइव एंटीजन को दिया गया है लेकिन कमज़ोर करके दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कॉलरा की वैक्सीन, एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, कॉलरा की वैक्सीन, हुपिक कफ या पर्टूसिस, कुकर खांसी, प्लेग, ये सारी चीज़ें, ये क्या होती हैं? किल्ड वैक्सीन होती हैं और बैक्टीरियल होती हैं। BCG वैक्सीनेशन आपने नाम सुना होगा, टाइफाइड के लिए वैक्सीन, ये सारी चीज़ें ये लाइव होती हैं, ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल होती हैं। चलिए, थोड़ा बहुत देख लिया आपने। अब देखिए, कुछ वायरल होती हैं वैक्सीन। कोविड-19 आपने देखा होगा, कोविड-19 में लाइव एटेन्यूएटेड आपने देखा होगा कि वीक फॉर्म में हमने वायरस को दे दिया और फिर वो एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी। रूबीला, मम्स, MMR, ओरल पोलियो वैक्सीन या सैबिन, ठीक है। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो तो वायरल डिसीज है। तो यहाँ पर देखो, लाइव एटेन्यूएटेड में वायरल वैक्सीन कौन सी हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन, मम्स, रूबेला, MMR उसको बोलते हैं, MMR, ठीक है। मीजल्स, मम्स, रूबेला, MMR, ये सब चीज़ें। रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस A एंड B, ये सब भी वायरल है, किल्ड वैक्सीन है रेबीज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, किल्ड वैक्सीन, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस A एंड B, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवैलेंट वर्सेस पॉलीवैलेंट वैक्सीन होती है। यूनि का मतलब एक, तो कंटेन वन स्ट्रेन ऑफ स्पीसीज, उनको यूनिवैलेंट बोलते हैं। कई सारे वैक्सीन में मल्टीपल स्पीसीज होते हैं, मल्टीपल एजेंट डाले जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं पॉलीवैलेंट वैक्सीन। कंटेन 2 और मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीसीज
सेम स्पीसीज के अलग अलग स्ट्रेन डाल दिए गए, उसको बोलते हैं पॉलीवैलेंट वैक्सीन। और अगर सेम स्ट्रेन के केवल एक स्पेसिफिक स्ट्रेन डाला गया सेम स्पीसीज का तो यूनिवैलेंट पॉलीवैलेंट वैक्सीन पता होना चाहिए। इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन किसे कहते हैं, 19th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इनएक्टिवेटेड, मैंने क्या कहा था कि एंटीजन या तो पूरा का पूरा यूज होगा या उसका कुछ हिस्सा यूज होगा। तो जो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन होती है उसमें पूरा का पूरा पैथोजन यूज होता है। लाइव और एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन होती है उसमें पूरा का पूरा पैथोजन वैक्सीन में यूज होता है। बात समझ में आ गई। लेकिन जो मैसेंजर आरएनए है उसमें देखो एमआरएनए यूज कर रहे हैं। जो सब यूनिट वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट है उसमें कुछ हिस्सा यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये बात थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। चलिए सर, तो अब ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब जो एंटीजन है उसको किल कर दिया गया है या इनएक्टिव कर दिया गया है, जो भी बीमारी करने वाला जर्म है। ठीक है, प्रोड्यूस बाय किलिंग द पैथोजन को किल कर दिया गया है या इनएक्टिवेट कर दिया है। किसकी वजह से, बहुत सारे केमिकल यूज कर लोगे जैसे फिनॉल या फॉर्मल्डिहाइड, या हीट को यूज करके इनएक्टिवेट कर दिया या रेडिएशन को यूज करके कर दिया। ये सारी चीज़, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं चाहता, मैं और कोचिंग वालों की तरह नहीं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ वीडियोस खेल के जो वीडियोस का गेम खेला जाए। सब नहीं है कि छोटे छोटे, अब इसी को चाहता तो मैं 4 सेशन में रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन आपका समय इंपॉर्टेंट है। चीज़ें वही हैं, अगर 1 घंटे में हम डिलीवर कर दें तो क्या दिक्कत है। जल्दीबाजी भी इतनी नहीं है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। यूजुअली डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एज बूस्टर डोज शॉट में भी रिक्वायर्ड। आपने देखा होगा कोविड में बूस्टर डोज भी रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक है, तो जो इनएक्टिवेटेड होती हैं, क्योंकि इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है, जो चीज़ें लाइव होंगी उसको कमज़ोर करके बॉडी में डालोगे वो उतना ही तगड़ा रिस्पॉन्स डालेगा। पहले थोड़ा समझ लो, जो वैक्सीन में एंटीजन जिंदा होगा लेकिन वीक फॉर्म में होगा वो आपके बॉडी में जाएगा, जनरली एक्टिव इम्यूनिटी कॉज करने का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मान लो कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, कॉम्प्रोमाइज है, जिसका ट्रांसप्लांटेशन वगैरह हुआ है उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है। उस केस में क्या होगा, उस केस में इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है, अगर आप इस तरीके के वैक्सीन देंगे, लाइव एटेन्यूएटेड दे देंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, तो उनमें हम लोग सब यूनिट वैक्सीन वगैरह दे देते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन फ़ायदा क्या है, ध्यान से सुनिए। एक है किल्ड वैक्सीन, एक है लाइव एटेन्यूएटेड। पहले इन दोनों में धमस सुन लीजिए। एंटीजन होता है जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने का काम, लेकिन यहाँ पर एंटीजन को या तो मार दिया गया या इनएक्टिवेट कर दिया गया है। इससे जो रिस्पॉन्स आएगा वो थोड़ा सा वीक आएगा। लेकिन अगर हम जिंदा लाइव देते लेकिन उसको कमज़ोर करके देते तो इम्यून सिस्टम बॉडी का रिस्पॉन्स ज़्यादा तेज आता। तो अगर देखा जाए तो जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती हैं वो जनरली रिस्पॉन्स तो शो करते लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता है और कम समय के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसलिए बूस्टर शॉट की जरूरत होती है। लेकिन लाइव कोल्ड में बहुत इंटेंस रिस्पॉन्स होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग, कभी कभी एक डोज लाइफ लॉन्ग आपको इम्यूनिटी दे जाती हैं। लेकिन वहाँ खतरा है थोड़ा सा कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज है तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, परेशान हो सकता है। ये मैंने अपने मदर के केस में भी देखा था, थोड़ी सी उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी, मैंने वैक्सीन लगवा दी, बीमार पड़ गई कुछ दिनों के लिए, लेकिन ठीक हो गई फिर वो। जनरली यूज फॉर क्योर और ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज। ठीक है, इनएक्टिवेटेड। एग्जाम्पल्स हेपेटाइटिस, फ्लू, पोलियो, रेबीज। कुत्ता काट लिया, ट्रीटमेंट के लिए तो आप प्रोटेक्शन के लिए थोड़ी नहीं अगली बार कुत्ता काटे तो बच जाए, नहीं ट्रीटमेंट के लिए तो गए आप, कॉलरा हो गया आपको, ट्रीटमेंट के लिए गए, प्लेग। तो जनरली देखा गया है कि जो इनएक्टिवेटेड या किल्ड वैक्सीन है वो आपके क्योर में भी यूज़ हो रही हैं। ठीक है, क्योर या ट्रीटमेंट में हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जबकि लाइव एटेन्यूएटेड को क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी को लॉन्ग लाइफ डेवलप कर रहे हैं, तो जिससे बीमारी में प्रोटेक्शन में। तो अगर देखा जाए, अगर किल्ड और इसमें तुलना किया जाए तो जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो ज़्यादा लंबे समय तक इम्यूनिटी दे रही है, उसमें लाइव फॉर्म में बैक्टीरिया वायरस है लेकिन कमज़ोर फॉर्म में है। ठीक है, जनरली आपको प्रोटेक्शन का काम ज़्यादातर देता है वो, तो आपको अगली बार कोई बीमारी ना हो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन ये जो किल्ड वाले हैं जनरली देखा गया है कि ये क्योर या ट्रीटमेंट पर यूज हो रहे हैं, बूस्टर शॉट देने पड़ते हैं इनमें, क्योंकि शॉट जो भी चीज़ें हैं वो किल्ड कर दी गई है या इनएक्टिवेट कर दी गई है तो रिस्पॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता, इनसे बूस्टर शॉट की ज़रूरत होती है। तो एग्जाम्पल याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इनएक्टिवेटेड का एग्जाम्पल कौन सा है, और ये जितना भी बता रहा हूँ सब एग्जाम में पूछा गया है, कुछ छोड़ना नहीं है। लैब एटेन्यूएटेड वैक्सीन 1950s का कॉन्सेप्ट है, होल पैथोजन वैक्सीन भी इसको बोलते हैं, जिसमें कि मैंने बोला ना एंटीजन को, अब मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका बेस तैयार हो गया है, अब पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। वीकेंड और एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ जर्म दैट कॉज अ डिसीज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एज दीज आर सो सिमिलर टू द नेचुरल इन्फेक्शन।
एडवांटेज क्या है कि एक ही 2 डोज लगाने से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिल सकती है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी का इम्यून सिस्टम जो है कंप्रोमाइज है, वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, हमेशा कूल में इसको रखने की जरूरत, अभी बताऊंगा कूल टेम्परेचर, कोल्ड टेम्परेचर, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। एग्जाम्पल्स में मीजल, मम्स, रूबेला, MMR वैक्सीन, MR कंबाइंड वैक्सीन, ठीक है, रोटा वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, BCG वैक्सीन, ये किसका एग्जाम्पल है? लाइव एटेन्यूएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी कैसे याद रखना है इसको। ठीक है, मैसेंजर RNA, mRNA वैक्सीन आपने देखा होगा कोविड-19 की बहुत सारी। तो अब देखिए कुछ कंपोनेंट लिया जा रहा है। mRNA वैक्सीन मेक प्रोटीन इन ऑर्डर टू ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। बात समझ में आई? प्रोटीन बनाने का काम कर रहा है जो कि रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर रहा है, सारी चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल कोविड-19 वैक्सीन। एडवांटेज क्या होता है इसका? क्योंकि एक कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो टारगेटेड तरीके से काम करेगा, ऊपर से ये बीमार नहीं काम करने का काम करेगा। और द अदर टाइप ऑफ वैक्सीन एज दे डज नॉट कंटेन अ लाइव वायरस, नहीं होता तो बीमारी थोड़ा सा चांसेस बीमार होने के कम होते हैं। नो रिस्क ऑफ कॉजिंग डिसीज इन द पर्सन गेटिंग वैक्सीनेटेड, चिल होता है, रिलैक्स होता है बिल्कुल। सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट या पॉलीसेक्राइड, ये सब देख के लग रहा है कि कुछ हिस्से यूज किए जाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा होल पैथोजन नहीं यूज किया जाता। इंस्टेड ऑफ एंटायर पैथोजन, सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड ओनली द कंपोनेंट्स ऑफ एंटीजन। कंपोनेंट स्टार्टिंग में बताया था ना, कंपोनेंट, शुगर, कैप्सिड, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन इनमें हम लोग एडजुवेंट वगैरह डाल देते हैं तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। एडजुवेंट क्या करता है? आपके इम्यून रिस्पॉन्स को सप्लीमेंट कर देता है, ये सारी चीज़ें। यूज स्पेसिफिक पीसेज ऑफ जर्म लाइक प्रोटीन, शुगर एंड कैप्सिड, सब यूनिट वगैरह में, जैसे हेपेटाइटिस बी, whooping कफ, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सारी चीज़ें। एडजुवेंट क्या होता है इसके बारे में पहले भी बता चुका, आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। पार्ट ऑफ वैक्सीन टू बूस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज एंड एनहांस द इम्यून इफेक्टिवनेस, ये सारी बातें। वायरल सब यूनिट वैक्सीन क्या होती हैं? 2 वायरल सब यूनिट वैक्सीन सब यूनिट देखने को, क्योंकि सब यूनिट में पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक पार्ट हो सकता है हीमोग्लूटिनिन, एक हो सकता है न्यूरोएमिनिडेज, जैसे एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, अब देखिए कुछ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, कैसे बनाते, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द इंटैक्ट इन्फ्लुएंजा वायरस पार्टिकल फ्रॉम एम्ब्रियोनेटेड हेंस एग से बनाया जाता है ये सब। इन्फेक्टेड विथ इन्फ्लुएंजा वायरस विथ अ सरफेस एक्टिव एजेंट। अब सरफेस एक्टिव एजेंट का रोल क्या है, मैंने वहाँ बताया था आपको कि चीज़ों को एक साथ मिला के रखना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। बाय ट्रीटिंग इंटैक्ट इन्फ्लुएंजा वायरस पार्टिकल्स फ्रॉम एम्ब्रियोनेटेड हेंस एग से निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर उसको इन्फेक्ट किया जाता है, इन्फेक्टेड विथ इन्फ्लुएंजा वायरस विद अ सरफेस एक्टिव एजेंट, ये सब यूज होता है, तब जाके इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनती है। का आइडिया आपको कुछ आपने देखा होगा, टॉक्सोइड्स। टॉक्सोइड्स क्या होते हैं? टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग यूज कर ले रहे हैं वैक्सीन को बनाने में। तो यहाँ पर देखो टॉक्सोइड क्या होते हैं? बेसिकली टॉक्सिन्स होते हैं हुज टॉक्सिसिटी हैज बीन रिमूव्ड। टॉक्सिन्स तो होते हैं लेकिन टॉक्सिसिटी उनकी रिमूव कर दी गई और इसी को यूज कर दिया गया है। ठीक है, यूज अ टॉक्सिन हार्मफुल प्रोडक्ट मेड बाय द जर्म दैट कॉजेज अ डिसीजेस, क्रिएट इम्यूनिटी टू द पार्ट ऑफ जर्म दैट कॉज अ डिसीज इंस्टेड ऑफ जर्म इटसेल्फ। ठीक है, बात समझ में टॉक्सोइड के बारे में। चलिए तो थोड़ा सा टॉक्सोइड के बारे में भी देख लेते हैं। सो टॉक्सोइड आर बेसिकली इनएक्टिवेटेड एंड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, इनएक्टिवेट कर दिया गया उन्हें, सारी चीज़ें, हर बात लिखी हुई है। दे रिटेन द एबिलिटी टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन्स which are antibodies directed against the bacterial toxin। किस तरीके से काम कर रहे हैं वो बात है। That means the immune response is targeted to the toxin instead of the whole germ। स्पेसिफिक है ये, जिसमें modified toxin, detoxify by the use of modern heat, chemicals, ये सब हम लोग यूज़ करके उसको डिटॉक्सीफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़, ताकि उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो है रिटेन हो जाए और उसको। टॉक्सोइड वैक्सीन आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। आपने पूछा होगा टीटी इंजेक्शन, कहते हैं ना टीटी का दे दिए इंजेक्शन, टिटेनस टॉक्सोइड, डिप्थीरिया। आपने देखा होगा एक बार टिटेनस का इंजेक्शन लगा, अगर बच जाता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, टॉक्सोइड। ये बहुत सारे इम्यून सेराज वर्सेस एंटी सेरा भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इम्यून सेराज वर्सेस एंटी सेरा भी हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं। कैसे, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो इम्यून सेरा क्या होते हैं? स्टेराइल सॉल्यूशंस और कंटेनिंग एंटीबॉडी डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन या इम्यूनोग्लोबुलिन और यू कैन से एंटीटॉक्सिन सोर्सेज से हम लोग बना रहे हैं। सेराज मतलब सीरम से कुछ वर्ड आपको लिया गया है। सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है, वो सारी चीज़ें। तो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें।
सेराजार स्टेराइल सॉल्यूशंस होते हैं कंटेनिंग एंटीबॉडी, एंटीबॉडी उनके अंदर होती है डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, डायरेक्टली इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ह्यूमन एंटीबॉडीज कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग? सीरम और एंटीटॉक्सिन सोर्सेज। एंटीसेरा क्या होता है? एंटीसेरा प्यूरिफाइड और कंसेंट्रेटेड प्रिपरेशन होती हैं ऑफ द सीरम ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स के सीरम से निकाला जाता है, एक्टिवली इम्यूनाइज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। तो एंटीसेरा आपके हॉर्स के सीरम से हम लोग निकाल रहे हैं, जबकि इम्यून सेरा जनरली हम लोग बॉडी, ह्यूमन बॉडी के इम्यूनोग्लोबुलिन्स को यूज कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेरा आप देख सकते हो, टिटेनस एंटीटॉक्सिन्स, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन्स, एंटी रेबीज सीरम, एंटी स्नेक वेनम, पॉलीवैलेंट। अब आपको यूनिवैलेंट पॉलीवैलेंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो सेरा और एंटीसेरा थोड़ा बहुत आइडिया हमने देख लिया। इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स एंड देयर स्टोरेज कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? कहीं पूछ देगा सर डू नॉट फ्रीज, कीप कोल्ड, कीप कूल, सर ये सब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, समझना बहुत जरूरी है। तो कोल्ड स्टोरेज ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन, क्यों? ये कहाँ मेंशन्ड है? इंडियन फार्माकोपिया डिस्क्राइब कंडीशन फॉर स्टोरेज ऑफ सम ऑफिशियल सब्सटेंसेज। आईपी में मेंशन्ड है कि इसकी वैक्सीन को कितना स्टोर करना है, ठीक है। दोबारा मत पूछना मेंटोस, दिमाग की बत्ती जला दे, तो बत्ती जला के रखो। चलो, अब क्या है कि सारी चीज़ें जो है कहाँ डिस्क्राइब है? इंडियन फार्माकोपिया में मेंशन है, जो इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं लिखा हुआ कि स्टोर फ्रोजन, स्टोर फ्रोजन का मतलब जैसे अब देखो कोई चीज़ फ्रोज करके क्यों रखी जाती है? कोई ऑर्गन हो गया, कुछ भी, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग काम करे। तो इतना बस याद रखिए कि जब भी फ्रोज की जाती है कोई चीज़, तो वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए होती है और हाई लेवल। और जनरली अगर स्टोर फ्रोजन का मतलब होता है तो -20 डिग्री, रेफ्रिजरेटर -20 वाला यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टोर फ्रोजन का मतलब ऐसी वैक्सीन्स, देखिए वैक्सीन्स क्या होती है, चाहे इंसुलिन हो, कुछ भी हो, जहाँ बनती है वहाँ भी कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके इंडिया में आएगी, इंडिया के किसी जिले में जाएगी, वहाँ भी कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, और जो पेशेंट लगाएगा उसको भी मेंटेन करना होता है। समझ गए? इसीलिए कोविशील्ड को अप्रूवल दिया गया, इसीलिए कोवैक्स को दिया गया, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटीज़ इंडिया में बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। समझ गए? इसीलिए ऐसी वैक्सीन्स को इंडक्ट किया गया जो कि काम करे आपके उसमें। चलिए, तो स्टोर फ्रोजन का मतलब क्या है साहब? स्टोर फ्रोजन का मतलब है साहब कि वैक्सीन्स को -20, ध्यान रहे, -20 डिग्री सेल्सियस पर और लॉन्ग टर्म की स्टोरेज के लिए करना है, तब स्टोर फ्रोजन उस वर्ड पे स्टोर। डू नॉट फ्रीज और डू नॉट स्टोर ओवर 8 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या मतलब है कि साहब आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है, लेकिन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, बट नॉट इन फ्रीजर चैम्बर। फ्रीज में भी एक डीप फ्रीजर चैम्बर होता है, अंदर नहीं रखना है, जल्दी से ठंडा करना है, नॉर्मल फ्रीज में रखना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में। डू नॉट फ्रीज और डू नॉट स्टोर ओवर 8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कि फ्रीज में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखना है, कोल्ड चेन मेंटेन करके रखना है, लेकिन फ्रीजर चैम्बर में नहीं रखना है, वरना वैक्सीन खराब हो जाएगी। स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना है उसको। कीप कोल्ड का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि स्टोरेज एट एनी टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 8 डिग्री सेल्सियस। 2 से 8, कहीं लिखा रहेगा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एंड यूजुअली बिटवीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन में अगर 2 से 8 है तो भी कोल्ड सही है, 8 से ज़्यादा नॉट एक्सीडिंग ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो तो भी सही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बट मस्ट नॉट बी फ्रोजन, जमाना नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़, जब हम कोल्ड पे रखते हैं तो वैक्सीन्स को हम शॉर्ट पे रखते हैं, लेकिन अगर हम फ्रोज करके रखते हैं तो वैक्सीन के लॉन्ग टर्म के स्टोरेज के लिए रखते हैं। ये बात थोड़ी सी आपको समझने वाली बात है। लेकिन कहीं अगर लिखा रहे कि कीप कूल, ये सारी चीज़ें कीप कूल, तो कीप कूल का मतलब उस दवा को, उस मेडिसिन को 8 से 25 डिग्री सेल्सियस, कूल का मतलब 8 से 25 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड का मतलब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस और 8 से ज़्यादा नहीं, और उसको फ्रीज नहीं करना है। फ्रीज कब किया जाता है? -20 पे किया जाता है और लॉन्गर टर्म के लिए किया जाता है, ठीक है। कीप कूल, ये सारी चीज़। चलो, स्टोर एट रूम टेम्परेचर और डू नॉट स्टोर ओवर 30 डिग्री सेल्सियस, स्टोर एट 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके की स्टेटमेंट भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी बातें सही हैं, लेकिन करेक्ट सबसे स्टेटमेंट सुटेबल है 8 से 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए, आप कहोगे सर एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर बोले तो रूम टेम्परेचर वेरी करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोर एट सराउंडिंग टेम्परेचर, जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर उसी पे स्टोर करना है आपको, चाहे गर्मी हो ठंडी हो, जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर हो। नॉट वाइडली यूज्ड ड्यू टू सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन एम्बिएंट टेम्परेचर। भाई अफ्रीका का एम्बिएंट टेम्परेचर अलग हो सकता है,
आपने ही साउथ इंडिया में देख लो, नॉर्थ इंडिया में देख लो, ईस्ट इंडिया में देख लो, सारी चीज़ें अलग अलग वेरी होती है। इट मीन्स रूम टेम्परेचर और नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन जब लिखा रहता है कि स्टोर इन अ ड्राई क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया, इट मीन्स कि वो एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे सिरप देखा होगा आपने, ये सब लिखा रहता है ड्राई क्लीन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी होगा तो सिरप पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंसुलिन पे फर्क पड़ जाएगा। इसलिए उस पर दिखा रखा था कि स्टोर इन ड्राई क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड एरिया एट रूम टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और अप टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये सारी चीज़ें प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ही कारक होते हैं आपके दवाओं को तोड़ने में। जनरली आजकल लाइट भी रिस्पॉन्सिबल है ड्रग को तोड़ने में, इसीलिए एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं जिसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर यूज़ करते हैं, फोटो स्टेबिलिटी स्टडी यूज़ करते हैं, वो सब आईसीएस गाइडलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमिडिटी एट रूम टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 60%, ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिग्रेड कर देगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट के लिए लाइट रेजिस्टेंट कपबोर्ड या लाइट रेजिस्टेंट हम लोग जो भी हमारे पैकिंग मटेरियल है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें, पोटेंसी ऑफ वैक्सीन, सेरा, टेस्ट किट एंड मेनी अदर डिपेंड्स ऑन द कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़रूरी है, प्रिसाइजली कंट्रोल टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए और बार बार लिखा जानी है कि इस दिन इतना टेम्परेचर पे स्टोर किया गया। तो आपने जहाँ पर वैक्सीन वगैरह होती है ना, वहाँ लिखा रहता है आज इतना टेम्परेचर, आज इतने टेम्परेचर, ये सब मेंटेन, ठीक है। जहाँ से बनी है और जहाँ एडमिनिस्टर्ड होनी है वहाँ तक कोल्ड चेन टेम्परेचर, वहाँ तक टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए और डेली रिकॉर्ड भी बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, ये सारी चीज़ें। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग फ्रीज करके रखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर पे रख देते हैं। सॉरी, फ्रीजर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। -20 हम लोग यूज़ कर दे रहे हैं, ठीक है। BCG, OPV एंड मीजल्स वगैरह को अगर लॉन्ग टर्म हमें स्टोर करना है तो फ्रीजर हम लोग यूज़ कर देना। अगर नॉर्मल हमें ऐसे रखना है तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, ये बात याद रखने वाली बात है। कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स के स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पॉज करिए, आराम से इसको देखिए और शॉर्ट नोट बना के पढ़ लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ रिमार्क्स भी है, मैंने ये चीज़ें राजस्थान गवर्नमेंट की एक PDF थी उससे लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो PDF मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करूँगा। उस PDF में इन्वेंट्री कंट्रोल हर फैक्ट के बारे में बात की गई है, आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर देगा वो बिल्कुल PDF, ठीक है। उसी से मैंने ये लिया हुआ है, तो ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट का है। तो पोटेंसी एंड टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन्स। अब देखो मैंने क्या कहा कि फ्रीज डीप फ्रीजर में तभी -20 तभी यूज़ करोगे जब आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए हो। अवॉइड रिपीटेड थॉइंग। थॉइंग का मतलब क्या होता है, देखा होगा चीज़ें जम जाती है तो ऐसे 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 आप ऐसे कर देते हो, फिर वो लिक्विड हो जाती है, थॉ कर देते हो, फ्रीज एंड थॉ, फ्रीज एंड थॉ करके आप उसको लिक्विड में नॉर्मल टेम्परेचर पे ला रहे हो। तो बार बार उसको नॉर्मल पे लाओगे क्योंकि वो -20 पे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपको ओरल पोलियो वैक्सीन लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 1 साल के लिए स्टोर करना होगा तो -20 पे करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो डिब्बे में भर के आता है वो तो कोल्ड चेन में मेंटेन में होता है क्योंकि तुरंत लगना होता है। तो 3 मंथ्स के लिए अगर रखेंगे तो 4 से 8 डिग्री सेल्सियस बोले तो कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। कीप ऑन आइस वाइल यूजिंग, आपने देखा होगा। BCG वैक्सीनेशन 4 से 8 डिग्री सेल्सियस 1 ईयर के लिए, ये सारी चीज़ें। रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन इफ नॉट यूज्ड विद इन 4 आवर्स मस्ट बी डिस्कार्डेड। BCG वैक्सीन 4 घंटे के अंदर अगर नहीं यूज़ किया गया उसको हटा दो, उसी को मत ठोकते फिरो, सबको लगाते फिरो, ठीक है। BCG वैक्सीन, ठीक है। रिकन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन होता क्या है कि कुछ सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, कुछ लिक्विड कंपोनेंट होते हैं। अगर पहले से बना देंगे तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, खराब हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। तो पाउडर फॉर्म को तुरंत इंस्टेंट लिक्विड फॉर्म में मिक्स किया जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन में और तुरंत शॉट लगा दिया जाता है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। डिप्थीरिया पर्टूसिस DPT इंजेक्शन 4 से 8 डिग्री सेल्सियस, BCG DPT 4 से 8 डिग्री सेल्सियस 2 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। इसकी पोटेंसी मेंटेन रहती है, देखने में ये आया है। मस्ट नॉट बी फ्रोजन, फ्रोजन नहीं इसको करना है, ठीक है। डिप्थीरिया टिटनेस वाली जो होती है 2 ईयर्स तक आपकी पोटेंसी मेंटेन रहेगी, इसको भी मस्ट नॉट बी फ्रोजन। मीजल्स की 0 to 2 डिग्री सेल्सियस 2 साल तक मेंटेन रहेगी, शुड नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन, शुड बी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। तो मीजल्स वाली भी रिकंस्टिट्यूशन है, BCG वैक्सीनेशन भी रिकंस्टिट्यूशन है, ठीक है। टाइफॉइड वाली जो है वो 4 से 8 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 8 मंथ तक आपको पोटेंसी मेंटेन रहेगी। टिटनेस वाली आपने देखा होगा, तो जो जब आप टिटनेस का शॉट लगवाने भैया TT का इंजेक्शन दे देना, तो वो स्टोर करके रखा रहता है फ्रीजर में, आपने देखना फ्रिज में रखा रहता है। 4 से 8 डिग्री सेल्सियस 8 महीने तक मैक्सिमम रहता है। फ्रोज नहीं करना है और अनयूज जो पोर्शन है उसको हटा देना है। पता लगा कि आज लगाया TT इंजेक्शन, फिर फ्रिज में डाल दे, फिर दूसरे को लगा रहे हैं, नहीं, हटा देना है उसको।
हेपेटाइटिस बी 4 साल तक काम करती है, ये पोटेंसी इसकी मेंटेन रहेगी, ठीक है। ये जो टाइम है ये पोटेंसी वाली है, मस्ट नॉट बी फ्रोजन। तो कुछ रिमार्क आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स हैं उनकी स्टोरेज कंडीशन देख लीजिएगा, कितने समय के लिए वो इफेक्टिव रहती है, तो आइडिया लग जाएगा। एज ए फार्मासिस्ट आपकी जिम्मेदारी भी है। सो थैंक यू सो मच। पूरी वैक्सीन्स को मैंने एक ही सेशंस में कवर किया, कहीं पर समय देके बहुत अच्छे से किया, कहीं पर थोड़ा सा फास्ट कर दिया, क्योंकि मेरा मकसद नंबर ऑफ वीडियोस का गेम नहीं खेलना है। मेरा मकसद आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और ईच एंड एवरी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को देना है। सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर लीजिए, आप DI की कर लीजिए, आप GPAT की कर लीजिए, किसी भी चीज़ की कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। अपने फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट में कमेंट करिए, चैट बॉक्स में चैट में कमेंट करिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।